हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पार्ट 7 शुरू करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा पार्ट 7 का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन। तो इसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि। और ऊर्जा संसाधन क्या होता है? ऊर्जा संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कोयला कोयला एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पाद, उद्योग और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन है जिसका उपयोग वाहनों के लिए ईंधन, उद्योग और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस वह संसाधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। नभिकीय ऊर्जा वे होते हैं जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ये भी बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊर्जा का मतलब क्या है कि ऊर्जा लाना, है ना? और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा और आदि बहुत सारे ऊर्जा। ये सारे संसाधन जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, धूप की किरणों से हमारे सौर ऊर्जा, सोलर पैनल देखे हैं, तो वो क्या सौर ऊर्जा ही दे रहे हैं, हमें बिजली दे रहा है। तो ये सारे सौर ऊर्जा कहलाते हैं। तो हमने प्राकृतिक संसाधन और सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा। तो अब टॉपिक पे आते हैं सीधा कि हमारे चैप्टर में क्या लिखा है। परिचय। न्यूटन के 80 साल बाद थॉमस यंग द्वारा ऊर्जा शब्द दिया गया था। जो न्यूटन था और थॉमस यंग था, उनके द्वारा एक ऊर्जा शब्द दिया गया था, जिसे अभी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा शब्द को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऊष्मगतिकी के दो नियम द्वारा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ ऊष्मगतिकी से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है ऊष्मगतिकी का? ऊष्मगतिकी का मतलब इंग्लिश में होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है वह एक विज्ञान जो ऊर्जा के रूपांतरण और ऊष्मा के संचार के बारे में अध्ययन करता है। यह विज्ञान ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बीच संबंधों को समझने और ऊर्जा के रूपांतरण के नियमों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम आसान शब्दों में समझें इसे, तो ऊष्मगतिकी एक विज्ञान है जो ऊर्जा और गर्मी के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि ऊर्जा कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, जैसे कि गर्मी से बिजली बनाना। एक अब समझ आया ऊष्मगतिकी? तो ये दो नियम द्वारा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है। पहला नियम ये कहता है कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता ऊर्जा को, और ना ही बनाया जा सकता। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? दूसरा नियम बताता है कि कुछ ऊर्जा हमेशा एक मुक्त ऊर्जा यानी ऊष्म ऊर्जा के रूप में बिखर जाती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में प्लाज्म के संदर्भ में दूसरे रूप में 100% परिवर्तन नहीं होता। सभी सजीव और वनस्पतियों को अपनी
कोशिकाओं के जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वास्तव में सभी जीव ऊर्जा का उपयोग कर कार्य करते हैं। जो भी हैं वो ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। उसे ऊर्जा ब्रह्मांड को चलाती है। जो ऊर्जा होता है वो ब्रह्मांड को चलाती है। हमारी ऊर्जा का लगभग 99.8% सौर विकिरण से आता है। विकिरण से आता है मतलब सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बनाने के लिए करते हैं जो पौधे में बायोमास के रूप में जमा हो जाता है। देखिए बायोमास से क्या मतलब होता है। बायोमास, ये रहा हमारा बायोमास। तो बायोमास जो होता है वो एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो जीवित प्राणियों और पौधों से प्राप्त होता है। यह पदार्थ ऊर्जा का एक स्रोत है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऊर्जा की खपत इसके विकास का सूचक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों के बीच ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में व्यापक असमानताएं मौजूद है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यक बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं किसी देश के विकास और विकास की प्रक्रिया के लिए उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा की खपत की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताएं राष्ट्रीय विकास का सूचक है। ऊर्जा पारंपरिक और गैर परंपरागत दोनों संसाधनों से प्राप्त होती है। इसके अलावा यह उम्मीद की जाती है कि अगले 2.5 दशकों में वैश्विक ऊर्जा की जरूरतें लगातार बढ़ेगी। यदि सरकारें मौजूदा नीतियों पर कायम रहती है तो विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार विश्व की ऊर्जा जरूरतें 2030 में 1.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ आज की तुलना में 50% अधिक होगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है और 2035 तक वैश्विक मतलब 235 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि के लिए दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश होने की उम्मीद है। वैश्विक ऊर्जा खपत में वृद्धि का 18% हिस्सा है। सीमित जीवाश्म ईंधन भंडार के साथ देश ने अपने नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा उद्योगों को बढ़ाने की योजना बनाई है। आज तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा आपूर्ति पर हावी है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से इस परिदृश्य में प्राथमिक ऊर्जा मांग में अनुमानित वृद्धि के 80% से अधिक की पूर्ति करने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है जो मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन से प्रेरित है। कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, खासकर चीन और भारत में। और कोयला जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत देख लीजिए। जो वैश्विक ऊर्जा का प्रतिशत है वो यातायात में कितना है, 40% जो है वो औद्योगिक में है, 30% जो है वो घरेलू और वाणिज्य उद्देश्य के लिए और 6% कृषि साहित्य अन्य उपयोग के लिए। विश्वव्यापी ऊर्जा मांगों में वृद्धि के कारण हम ऊर्जा की आपूर्ति के बिना विकलांग महसूस करते हैं। क्या आप विद्युत के बिना जीवन के बारे में सोच सकते हैं? यदि सोच सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इन बढ़ती मांगों और सीमित ऊर्जा संसाधनों के कारण ये भारी दबाव में है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम भोजन, ईंधन और विद्युत से प्रतिदिन कई गतिविधियों को करने के लिए अपने ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लंबे समय में हम इस उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का दोहन कर रहे हैं। वैश्वीकरण
परिवहन दुनिया में ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जो देशों में 50% से अधिक तरल ईंधन की खपत के लिए जिम्मेदार है। बढ़ती वैश्वीकरण के साथ परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मांग अनिवार्य रूप से बढ़ रही। जो हमारे परिवहन है, उसमें भी क्या ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। औद्योगिकरण विशेष रूप से उभरते बाजारों में औद्योगिकरण विशेष रूप से उभरते बाजारों में व्यवसाय और कारखानों को संचालित करने के लिए विद्युत और पेट्रोलियम आधारित ईंधन दोनों के रूप में ऊर्जा की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ही अर्थव्यवस्थाओं का औद्योगिकरण होता है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में औद्योगिकरण और शहरीकरण ने ऊर्जा संसाधनों की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। संपत्ति में वृद्धि विशेष रूप से उभरते बाजारों में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। इससे ऊर्जा की मांग और खपत में वृद्धि होती है। मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ऊर्जा के सभी संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत को एक ऐसे स्रोत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लंबी समय के लिए उपयोग करने योग्य पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सके। कोई भी ऊर्जा स्रोत जो जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रदान करता है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहलाता है। सभी पारंपरिक खनिज आधारित ऊर्जा संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाली ऊर्जा संसाधन है। यह अनुमान है कि यदि हम वर्तमान दर पर कोयले का उपयोग जारी रखते हैं, तो उपलब्ध कोयले का भंडार वर्तमान शताब्दी में ही समाप्त हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, जो हमारी केवल आधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और शेष आधी अन्य देशों से आयात करके पूरी की जाती है। और जो हमारी आधी आवश्यकता है, वो किससे? दूसरे देशों से पूरी की जाती है। ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत देख लिए। ऊर्जा के स्रोत में दो आते हैं, पारंपरिक गैर जिसे गैर नवीकरणीय या समाप्य कहते हैं, और दूसरा गैर परंपरागत या नवीकरणीय या असमाप्य कहते हैं। तो पारंपरिक गैर नवीकरणीय या समाप्य में दो आते हैं, जीवाश्म ईंधन और नवीकीय ऊर्जा। और इसमें भी गैर पारंपरिक नवीकरणीय सामान्य में देखिए कितने सारे हैं, सौर, पवन, जल विद्युत, हाइड्रोजन, महासागर, और ये सारे आप देख लीजिएगा, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, देखिए यहाँ हमारा क्या लिखा है, गैर नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। ये क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनर्जन्म लेते हैं और जिनका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन स्रोतों को हमेशा के लिए उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनर्जन्म लेते हैं। उदाहरण लें यदि, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और जैव ऊर्जा। और दूसरा हमारा क्या है, गैर नवीकरणीय स्रोत। तो ये क्या होता है? गैर नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनर्जन्म नहीं लेते और जिनका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन स्रोतों को एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण जैसे कोयला, मैंने बताया आपको कोयला क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम भी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी। दुनिया के लगभग हर हिस्से में औद्योगिकरण और कृषि विकास ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि की है और इसका सीधा संबंध संभावित ऊर्जा स्रोतों के विस्तार से हो सकता है। विशेष रूप से उद्योगों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में इन विकासों और विस्तार से उनकी आपूर्ति में गिरावट आई है। इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं हैं क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्षय ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो बढ़ती ऊर्जा मांगों ने दुनिया भर के देशों को ऊर्जा पर एक नीति के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है और एक ऊर्जा प्रणाली होने की संभावना पर विचार किया है।
विचार किया है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत सीमित या कोई नहीं है। कोयले और तेल के भंडार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा संकट ने दिखाया है कि ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमें उन गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोतों से बदलना होगा और उनका संरक्षण करना होगा। ऊर्जा के नए स्रोत विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट ऊर्जा, वृक्षारोपण आदि। ये गैर प्रदूषणकारी पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्र ऊर्जा के केवल एक रूप पर निर्भर नहीं रह सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों का मिश्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, परंपरागत सौर ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा संसाधन जो लंबे समय से प्रकृति में संचित है और समाप्त होने पर जल्दी से फिर से नहीं भरे जा सकते, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम और थोरियम थोरियम। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लाभ क्या हैं? इसके लाभ क्या होता है, क्या फायदे होते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा असीमित मात्रा में उपलब्ध है और उपयोग के लिए निःशुल्क है। नवीकरणीय ऊर्जा में कम या शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, इसीलिए उन्हें हरित और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हर देश में पाए जाते हैं, इसीलिए यह हर देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विकसित बनाती है, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भरता कम हो जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से स्थानीय विद्युत आपूर्ति की खपत कम हो सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपकरणों या संयंत्रों के निर्माण के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं, जो कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नुकसान क्या है? हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा के कई लाभ हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक निवेश की उच्च लागत, गैर उपलब्धता, सौर प्रकाश के केवल जब दिन धूप हो, स्थानीय पर्यावरण के संशोधन के साथ साथ जैव विविधता और वन की हानि, पन विद्युत ऊर्जा के लिए बांध। देखिए, ये समझाने योग्य नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। जो समझाने योग्य होता है मैं आपको उसे समझाता हूँ, ठीक है? तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के लाभ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये मैंने समझाया आपको, मुझे जो लगा कि हाँ समझाने लायक है, ठीक। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत सस्ते और उपयोग में आसान है। अब ये सस्ते और उपयोग में, अब इसको मैं क्या बताना है? सस्ता है तो सस्ता है, सस्ते और उपयोग में है और आसान है ना? अनवीकरणीय स्रोत कम संसाधन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के नुकसान। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत सीमित हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उनकी कीमतें बढ़ती रहेगी और सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध नहीं होंगी। उनका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वे जहरीली गैस छोड़ते हैं जो गंभीर पर्यावरण परिवर्तन पैदा कर रही है। आगे है 7.2 तालिका में नवीकरणीय और अनवीकरणीय में डिफरेंस क्या है? तो नवीकरणीय जिन संसाधनों को जीवन की एक निश्चित अवधि के भीतर बार बार नवीनीकृत पुनर्जीवित किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। और जिन संसाधनों को जीवन की एक निश्चित अवधि के भीतर बार बार नवीनीकृत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, उन्हें नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। इन संसाधनों के भंडार प्रकृति में असीमित हैं और इन संसाधनों के भंडार प्रकृति में सीमित हैं। एक इसमें असीमित है और इसमें सीमित है। इन्हें अक्षय संसाधन भी कहा जाता है और इन्हें समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। जो नवीकरणीय है उसको अक्षय कहा जाता है और अनवीकरणीय है उसको समाप्य संसाधन कहा जाता है।
नवीकरणीय ये संसाधन पर्यावरण के अनुकूल है, यानी ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। जो नवीकरणीय होते हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषण या प्रदूषित नहीं करते हैं, लेकिन जो अनवीकरणीय होते हैं वो प्रदूषित करते हैं। वो हमारे संसाधनों जो पर्यावरण के अनुकूल है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि उदाहरण जल, वायु, सूर्य आदि, ये किसके हैं? नवीकरणीय के उदाहरण हैं। नवीकरणीय के उदाहरण हैं जल, वायु, सूर्य आदि। और जो अनवीकरणीय के उदाहरण है वो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ईंधन आदि। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा के अन्य सभी रूपों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का परम स्रोत माना जाता है। सूर्य के अंदर होने वाली परमाणु संलयन की अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश के रूप में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर लगभग 1.4। अब जैसे मुझे लग रहा है कि आपको फोटोवोल्टिक समझाना चाहिए, आपको नहीं पता होगा फोटोवोल्टिक, तो मैं इसको बता देता हूँ आपकी फोटोवोल्टिक ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए, फोटोवोल्टिक ऊर्जा ऊर्जा एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। वो उसे फोटोवोल्टिक कहते हैं। और ये काम कैसे करता है? सूर्य की ऊर्जा, फोटोवोल्टिक पैनल, बिजली उत्पादन, बिजली का उपयोग। सूर्य की ऊर्जा का मतलब सूर्य की ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल पर पड़ती है। फोटोवोल्टिक पैनल में सेमीकंडक्टर सामग्री होती है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। बिजली उत्पादन, फिर बिजली में परिवर्तित किया जाता है, फिर बिजली का उपयोग किया जाता है, तो उसे फोटोवोल्टिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक बच्चों, आ रहा है समझ? ऊर्जा के उत्पादन के अलावा सौर ऊर्जा के कई अन्य उपयोग हैं, जैसे सौर कुकर, सौर जल तापन प्रणाली, घरों का निष्क्रिय सौर ताप ताप आदि। नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा के नुकसान क्या है? अब नुकसान भी है, जो फायदे हैं, जिसके एडवांटेज हैं उसके डिसएडवांटेज तो होना ही है। सौर ऊर्जा का उपयोग केवल दिन के समय या धूप वाले दिन में ही किया जा सकता है। बादल छाए रहने से इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। सौर ऊर्जा कई बार अविश्वसनीयता हो सकती है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा, स्थान, दिन के समय, वर्ष के समय और मौसम की अनन्य स्थितियों के साथ बदलती रहती है। मौसम बदलेगा तो सूर्य की जो रोशनी है वो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, है ना? ठीक है। ट्रांसमिशन एक बाधा बना हुआ है जिसका समाधान निकालना होगा। प्रारंभिक लागत अधिक। अब प्रारंभिक लागत अधिक पढ़ लेते हैं। सौर पैनल, सौर सेल और संग्रह निर्माण तुलनात्मक रूप से महंगे हैं। इसमें खास ग्रेड के सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है जो महंगा होता है, क्योंकि चांदी उपयोग सेलों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, इसीलिए यह अधिक महंगी होती है। उत्पादित धारा डीसी है और इसे एसी में एसी में बदलने से लागत बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा स्टेशनों का निर्माण भी बहुत महंगा है। वे पारंपरिक विद्युत स्टेशनों के आकार के समान विद्युत उत्पादन नहीं कर सकता है और सौर ऊर्जा को एकत्र करने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र चाहिए। रात के समय ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिन में सौर ऊर्जा से बैटरियों को चार्ज किया जाता है। नतीजतन इन बड़ी और भारी बैटरियों के लिए बड़े भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है, जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्या है? पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा देखते हैं। तीव्र गति से चलने वाली पवनों में उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। सूर्य हवा के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति है। पवन चक्कियों का उपयोग करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। टकराने वाली हवा का बल मुख्य प्रेरक बल है, जो पवन चक्की के ब्लेड को लगातार घुमाने में मदद करता है। विद्युत जनरेटर, आटा मिलों और जल पंप जैसी कई मशीनों को चलाने के लिए घूमने वाला ब्लेड का उपयोग किया जा सकता है। आजकल बड़ी संख्या में पवन चक्कियों समूह में स्थापित की जा रही है, जिन्हें पवन फार्म कहा जाता है, जो बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन करके
यूटिलिटी ग्रिड को ऊर्जा प्रदान करती है। जिन प्रमुख क्षेत्रों में हवाएं तेज और स्थिर होती है उनमें तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वत दर्रों और खुले घास के मैदानों का उपयोग पवन फार्म के लिए किया जाता है। न्यूनतम हवा की गति जो संतोषजनक काम करने के लिए पवन जनरेटर के ब्लेड को घुमा सकती है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे देश का सबसे बड़ा विंड फार्म तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास है जो 380 मेगावाट विद्युत पैदा करता है। पवन ऊर्जा को 1990 के बाद से ऊर्जा का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्रोत है और शायद सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। तो हवा की गति और पवन टरबाइन का प्रदर्शन, तो इसको देख लीजिए। औसत की गति किलोमीटर प्रति घंटा, मील प्रति घंटे और पवन टरबाइन का प्रदर्शन जो 15 तक होता है मतलब 9.5 वो बहुत खराब होता है। 18 जो होता है वो काम चलाऊ होता है और जो 22 होता है वो औसत होता है, एवरेज होता है। मतलब 25 जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब 29 होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो पवन टरबाइन है उसकी बात करी जा रही है। पवन ऊर्जा का लाभ, हवा मुफ्त है और आधुनिक तकनीक की मदद की कुशलता से उपयोग की जा सकती है। जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग दूरस्थ, ग्रामीण और अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं होती। इसका उपयोग पार उत्पादन, पंपिंग जल और अन्य घरेलू उद्देश्यों जैसे थ्रेसिंग, विनोइंग, लकड़ी के लॉग काटने आदि के लिए किया जाता है। एरोजनरेटर चलाने, बैटरी चार्ज करने आदि के लिए पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति का एक अच्छा तरीका है। विंड फार्म का उपयोग राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। पवन टरबाइनों के नीचे एक की भूमि का अभी भी खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में, क्योंकि पवन टरबाइन बहुत ऊंची हो सकती है और प्रत्येक टरबाइन भूमि का केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेती है। बारंबार होने वाला लागत कम होती है। पवन ऊर्जा का नुकसान क्या है? पवन ऊर्जा का मुख्य नुकसान हवा की अविश्वसनीयता है। पवन टरबाइन को घुमाने के लिए न्यूनतम हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4.2 मीटर पर सेकंड की आवश्यकता होती है। स्थापित करने वाले को प्रकृति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हवा हर समय नहीं चलती यानी यह हमेशा अनुमानित नहीं होती है। इसीलिए विद्युत का उपयोग करने तक संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। बैकअप सिस्टम का भी आवश्यकता है। विद्युत की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए कई पवन टरबाइन की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है क्योंकि एक पवन टरबाइन औसत जीवाश्म ईंधन वाले पावर स्टेशन की तुलना में बहुत कम विद्युत पैदा करता है। पवन टरबाइन के ब्लेड टेलीविजन रिसेप्शन या विभिन्न टेलीफोन कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव संचार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है। पक्षियों के झुंडों का पलायन के दौरान टरबाइन के ब्लेड से पक्षी मर जाते हैं जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। ये सब क्या है? डीमेरिट्स हैं। पवन जनरेटर अनाकर्षक दृष्टिकोण देते हैं और अत्यधिक शोर करते हैं, इसीलिए यह क्षेत्र के निवासियों को परेशान करता है। पवन फार्मों के लिए उत्तम क्षेत्र अक्सर खुले मैदान और तट होते हैं। यह जमीन महंगी होती है, यहाँ जहाँ जमीन क्या होती है? महंगी होती है। जल विद्युत ऊर्जा को गिरते जल और बहते जल की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहाँ डैम होते हैं वहां से जब हमारा वाटर गिरता है तो आप इसका देख सकते हैं चक्र कि कैसे विद्युत उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग विभिन्न उपयोगी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और हमारे देश में जल विद्युत का उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न उद्देश्य जैसे कि सिंचाई और विभिन्न यांत्रिक उपकरण के संचालन के लिए किया जा रहा है, जैसे पनचक्की, आरा मिल, कपड़ा मिल, डाक क्रेन, घरेलू लिफ्ट, विद्युत घर और पेंट बनाना आदि। जल विद्युत ऊर्जा का
को सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और वैश्विक विद्युत उत्पादन का लगभग 16% हिस्सा है। भारत में पहला पन विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास सिंद्रपोंग में पहला जो है बंगाल में दार्जिलिंग के पास सिंद्रपोंग में 1897 में 130 किलोवाट का छोटा पन विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया था। ये याद रखना। प्रौद्योगिकियों में प्रगति और विद्युत की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ बड़े आकार के पन विद्युत स्टेशनों पर अब जोर दिया जाने लगा है। भारत में बड़ी पन विद्युत परियोजनाओं भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विकसित की जाती है। लघु पन विद्युत परियोजनाओं में दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है, जहां ग्रिड प्रणाली का विस्तार अभी के समय के लिए संभव नहीं है। बड़े बांधों के निर्माण के दौरान होने वाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए 3 मेगावाट और 15 मेगावाट के बीच उत्पादन क्षमता वाले मिनी सूक्ष्म पन विद्युत संयंत्रों का निर्माण सबसे उपयुक्त होता है। अनुप्रयोग विद्युत उत्पादन, बाढ़ जोखिम प्रबंधन और सक्षम सिंचाई। लाभ क्या है? जल विद्युत एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। जल का उपयोग पीने के जल के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पीने का जल उपलब्ध कराता है। यह बिल्कुल गैर प्रदूषणकारी है, जिसका जीवन लंबा है और इसकी परिचालन और रखरखाव लागत बहुत कम है। मुद्रास्फीति से अप्रभावित है। बाढ़ को नियंत्रित करने और गैर वर्षा के मौसम में सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। एक बार बांध बन जाने के बाद यह स्थिर दर पर विद्युत पैदा करता है। विद्युत की जरूरत के आधार पर गेट खोले और बंद किए जा सकते हैं। साथ ही फाटकों के बंद होने के दौरान बचाए गए जल का उपयोग विद्युत की मांग अधिक होने पर किया जा सकता है। कई वर्षों और दशकों तक विद्युत के उत्पादन में योगदान देने के लिए बांधों और जलाशयों का निर्माण किया जाता है। झील में जल के जमाव का मतलब है कि जब तक विद्युत पैदा करने के लिए जल छोड़ा जाता है, तब तक ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। बांध प्रणालियों द्वारा विद्युत के उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं होता, जिससे यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। हम नुकसान भी देख लेते हैं। मैंने बताया जिसके मेरिट्स उसके डीमेरिट्स तो होना ही होना है। तो बांधों के निर्माण के लिए बड़े पैमानों पर धन की आवश्यकता होती है और उन्हें बहुत उच्च स्तर पर बनाने की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर बाढ़ के परिणाम स्वरूप प्रकृति पर्यावरण नष्ट हो जाते हैं। बांध स्थल विशेष रूप से वन और कृषि क्षेत्र होते हैं जो निर्माण के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ जल जमाव और गाद के कारण बनता है। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है और मछली की आबादी और अन्य जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों को विस्थापित करने से पुनर्वास से संबंधित सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। बड़ी मात्रा में जल के रोके जाने के कारण भूकंपीयता बढ़ जाती है। नदी के नीचे का क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जो बांधों के निर्माण के परिणाम स्वरूप लुप्त हो जाता है। एक बड़े बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल स्तर में बदलाव आता है। बड़े बांधों के निर्माण से गंभीर भूगर्भीय क्षति हो जाती है या हो सकती है। हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी। देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन हवा में जलता है, वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। ये सब नापने का एक यंत्र है। हाइड्रोजन में उच्चतम कैलोरी मान होता है और इसीलिए यह एक उत्कृष्ट ईंधन के रूप में काम कर सकता है। हाइड्रोजन विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा भंडारण का माध्यम है। हाइड्रोजन का उत्पादन थर्मल पृथक्करण, फोटोलिसिस या जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। डिस्टिलरी
स्टार्च आदि जैसे विभिन्न कार्बनिक अपशिष्ट भी जैविक रूपांतरण द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। दिस लाभ क्या है? वर्तमान में तरल हाइड्रोजन के रूप में अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में H2 का उपयोग किया जा सकता है। इस इस ईंधन सेल में विद्युत पैदा करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट के दबाव में हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाया जाता है। बहुत हल्का होने के कारण हम्म, बहुत हल्का होने के कारण इसे थोक में संग्रहित किया जा सकता है। अब नुकसान क्या है? हाइड्रोजन अत्यधिक विस्फोटक और ज्वलनशील है, इसीलिए ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इसे सुरक्षित संचालन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के भंडारण के साथ साथ परिवहन में भी बड़ी कठिनाई होती है। समुद्री ऊर्जा, ओशन एनर्जी। अब पढ़ेंगे ओशन एनर्जी, एनर्जी नहीं एनर्जी। 1 मिनट बस। 1 मिनट 1 मिनट। आगे है, समुद्र पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक हिस्सा पर व्याप्त है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा और संग्राहक है। महासागर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उत्पन्न समुद्री ज्वार में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। आगे है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। महासागरों में जल के उठने और गिरने को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहा जाता है। टरबाइन को घुमाने के लिए उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कई मीटर, लगभग 5 मीटर, कितना, लगभग 5 मीटर के अंतर की जरूरत होती है। ज्वारीय बैराज का निर्माण करके ज्वार में इस अंतर में इस ऊर्जा में उच्च ज्वार के दौरान समुद्री जल बैराज के जलाशय में प्रवाहित होता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और इसमें लगे जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है। जब निम्न ज्वार के दौरान समुद्र का स्तर स्तर कम होता है तो ज्वारीय बैराज में संग्रहित समुद्र का जल बाहर आता है, जिससे पुनः टरबाइन घूमते हैं और इसमें लगे जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट होने का अनुमान है। भारत में संभावित ज्वारीय शक्ति निम्न स्थानों पे है, जैसे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन डेल्टा।